साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी अब राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। चाहे कोई ट्वीट करना हो या कोई आंदोलन करना हो या रैली करना हो, सबसे पहले उनका मुंह खुल रहा है। चाहे बहुजन समाज की बात करनी हो या दलितों की बात करनी हो या दलित पीड़ितों के घर जाने की बात हो, बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले पहुंच रही है। साथियों आज इसी पर बात करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने आज जब से दो ऐसे ट्वीट किए हैं जिसकी वजह से पूरा देश पूरा हड़बड़ा गया है। सच कहें तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और सत्ता विपक्ष के लोग हैं, सब लोग बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की ट्वीट से हैरान हैं और लगातार परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि सच में बहुजन समाज पार्टी कुछ नया खेल न खेल दे। साथियों आज उन दोनों ट्वीटों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने आज कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी, उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई दी हैं। अब सब लोग सोचने लगे भैया बहन जी कुछ नया खेल तो नहीं खेलेंगी, भाजपा के साथ, सपा के साथ और दलों के साथ न जाकर कहीं राहुल गांधी का साथ तो न पकड़ लेंगी। साथियों आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया चुप तो रहती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो सबके लिए खतरे की घंटी बज जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा एक्टिव नहीं रहती, लेकिन जब एक्टिव हो जाती है तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। आजकल जब देख रहे हैं तो हर जगह बहुजन समाज पार्टी की ही चर्चा हो रही है। जब से बिहार में विधायक सतीश यादव पिंटू बने हों या सांसद राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब का बयान आता हो। साथियों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जो संसद में एसआईआर और ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने भाजपा के द्वारा चलाए गए एसआईआर का समर्थन कर दिया है। सोच लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने एसआईआर का समर्थन कर दिया है, जिससे सत्ता विपक्ष के लोग पूरी तरह से परेशान हो गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ऐसा क्यों कर डाली। एक तरफ पूरा जो है कि विपक्ष पूरी तरह से एसआईआर का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने ऐसा क्यों कर दिया। सही बात, जब चुनावी रैली हुई थी लखनऊ में, जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने कहा था मंच पर लोगों को कि आप लोग पूरी ताकत झोंक दीजिए, मैं भी पूरी तरह से अपनी ताकत लगा दूंगी, 2027 की सरकार बनाने में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। तो साथियों आप तो जानते ही हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कोई भी ऐसा अगर जब बात बोलती हैं तो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ साथ विपक्ष को भी काटा चुभ जाता है, ऐसा तो आप जानते ही हैं। लेकिन जो आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जो शाम को ट्वीट किया है एसआईआर और ईवीएम को लेकर के, आपको सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर बहन जी ने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया है जिससे पूरे सत्ता पक्ष विपक्ष में खलबली मच गई है। साथियों आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लगातार हर रोज़ बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड, बहुजन समाज से रिलेटेड खबरें बनाता हूं और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो देखा भी करिए और जब भी मेरी वीडियो आती है तो उसको तुरंत क्लिक करिए, क्लिक करके देखिए। आपके लिए पर्सनली आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आप हमेशा एक्टिव रह सकें। साथियों बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने ट्वीट किया है कि जैसा कि विदित है कि आज से संसद में चूंकि चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, जो चुनाव में गड़बड़ी बताई जा रही है, चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, अतः बीएसपी की ओर से इस संबंध में यह कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने के साथ साथ निम्न 3 खास मुद्दों पर, यानी 3 खास मुद्दों पर सुधार लाना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, बहन जी ने 3 ऐसे बातों को कहा है कि आप लोग सारा सुधार करिए, लेकिन 3 ऐसी बातें हैं जिस पे आप लोग सुधर गए या सुधार ला दिए, देश को विकसित होने में कोई नहीं रोक सकता। पहला बहन जी ने कहा है कि जो एसआईआर करवाया जा रहा है, जो पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एसआईआर करवाया जा रहा है, तो उसमें बहन जी ने कहा कि जो 2 महीने का समय था, जो 2 महीने में एसआईआर कंप्लीट नहीं हो पाता,
वह 20 दिनों में जो काम करने के लिए सरकार ने सौंपा है इसकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए, इसकी टाइमिंग बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि आए दिन देख रहे हैं कि बीएलओ अपनी जान गंवा रहे हैं, बीएलओ इतना परेशान हो चुके हैं कि उनको नौकरी का खतरा बताया जा रहा है कि उनको नौकरी का खतरा है कि अगर 20 दिनों में एसआईआर पूरी नहीं होती है तो नौकरी उनकी चली जाएगी। साथियों, इस तरह से धमकी दी जा रही है और ऐसे में बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो बहन जी कह रही है कि इस उत्तर प्रदेश में लगभग 15.40 करोड़ मतदाता रहते हैं और पूरे बीएलओ मिलकर के इतनी जल्दी से एसआईआर नहीं करा पाएंगे, इसलिए उनको समय देना होगा। और बहन जी कह रही हैं कि अगर आप लोग इसको जल्दबाजी में न करा करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नहीं है, जल्दबाजी में न करा करके इसके लिए थोड़ा सा समय दे देते तो बीएलओ के बेचारों की जान बच जाती। जबकि मैं एसआईआर के विरोध में नहीं हूं। सोच लीजिए, बहन जी ने कहा है कि आप एसआईआर कराइए, लेकिन जो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं उन सब चीज़ों पे विचार करते हुए आपको समय सीमा बढ़ानी होगी, ना कि एसआईआर पे ब्रेक लगानी होगी। बहन जी ने कहा है। दूसरी बात बहन जी ने भी कहा है, बहुत सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश के लोग बाहर रह रहे हैं, दिल्ली मुंबई में जाकर कमा रहे हैं, उनके लिए भी तो ज़रूरत है कि उनका डॉक्यूमेंट आ जाए। तो अगर समय सीमा ज़्यादा रहेगी तो वे लोग भी अपना आकर के फार्म अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो 15.4 करोड़ जनता है, मतदाता हैं, उनके पास सभी बीएलओ को पहुंच पाना मुश्किल सा हो जा रहा है। इसलिए समय सीमा बढ़ाइए। अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए हक, मतदाता हक, मतदान का हक, सब जो है कि समाप्त हो जाएगा। साथियों, आगे बहन जी ने और भी कुछ लिखा है। बहन जी ने कहा है कि वर्तमान में दी गई समय सीमा को बढ़ाइए, लेकिन एक बात बहन जी ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है अभी हाल ही में कि जब कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, अगर उसका कोई आपराधिक मामला होगा या उसके ऊपर कोई एफआईआर होगा, अपराध किया होगा, जो आपने अपराध किया है उसको एक हलफनामे में बताना होगा कि हमारे ऊपर ये अपराध का मामला जुड़ा हुआ है। साथ ही ये भी करना होगा कि आप लोग उसे पेपर में, मीडिया में भी चर्चा करेंगे, अखबार में भी प्रकाशित कराएंगे, तब जाकर के आप चुनाव लड़ सकते हैं। इस मामले को सुनने के बाद बहन जी ने ये भी कहा है कि ये बात तो सही है, लेकिन जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, कभी कभी अपने अपराध को छिपाता है, कभी कभी अपराध को छिपाता है। अगर वो गलती से या बिना बताए अगर वो चुनाव लड़ गया, बात बाद में पता चलती है पार्टी को, तो पूरा दोष पार्टी को दे दिया जाता है, पूरी जिम्मेदारी पार्टी पे हो जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, आप जानती थी, नहीं जानती थी। तो बहन जी ने कहा है कि अगर कोई भी प्रत्याशी हिस्ट्री शीटर हो, आपराधिक मामले उसके ऊपर जुड़े हुए हों, तो दोष पार्टी को न दे करके बल्कि उस व्यक्ति विशेष पर होना चाहिए जो चुनाव लड़ा है। साथियों, बहन जी ने बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि इस बात का तुरंत पता नहीं चलता। व्यक्ति आता है चुनाव लड़ने के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए कहता है और बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर इतने मुकदमे हैं, तो इसके ऊपर उतने मुकदमे हैं, तो इसने यहाँ अपराध किया है, तो कुछ वीडियो वायरल हो जाती है, तो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वायरल हो जाता है। इसलिए बहन जी ने कहा कि पूरा दोष पार्टी पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो उस व्यक्ति पे होना चाहिए, दोष पूरा उस व्यक्ति पे होना चाहिए जो चुनाव लड़ रहा है, ना कि पार्टी पे। साथियों, बहन जी ने इस बात को भी बहुत बड़ा ध्यान देकर के लोगों को समझाने और बताने का प्रयास किया। दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर के भी बहन कुमारी मायावती जी ने सवाल खड़ा कर दिया है। बहन जी ने कहा है कि या तो ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, या ईवीएम के साथ जो वीवीपैट के अंदर पर्ची डाली जा रही है, जो बटन दबाते ही पर्ची निकल रही है, उस पर्ची की भी गिनती होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी बहन जी ने। साथियों, सोचिए क्या होता था, बैलेट पेपर की गिनती, पहले वीवीपैट का चुनाव गिनती हो जाती थी, जिसमें ये हो जाता था कि भैया ये जीत गए, वो जीत गए। लेकिन
असली रूप में ये नहीं देखा जाता था कि आखिर बैलेट पेपर में जितना वोट पड़ा है, क्या वीवीपैट में जो पर्ची निकले, क्या उन दोनों के वोट बराबर हैं या नहीं है। बहन जी ने कहा है या तो ईवीएम को बंद कर दीजिए, या तो ईवीएम को बैन कर दीजिए, या आप लोग जो वीवीपैट में पर्ची निकल रही है उन दोनों को एक साथ मैच कराइए कि वीवीपैट के अंदर जो पर्ची है उसकी भी गिनती करा करके, उसकी गिनती और ईवीएम की गिनती, दोनों की गिनती अगर बराबर हो तो मान लिया जाएगा कि ईवीएम सही है। बहुत बड़ी बात है ये सत्ता पक्ष के लोगों का ध्यान आकर्षित कर दी है और सत्ता पक्ष के लोग अभी से हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। साथियों सोचिए, एक तरफ लोग कह रहे थे कि ईवीएम बंद हो जाए, ईवीएम बैन हो जाना चाहिए, बैलेट पेपर बंद हो जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो बहन जी ने कहा है कि या तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, या जो वीवीपैट में पर्ची निकल रही है उस पर्ची की गिनती हो और ईवीएम की जो गिनती है, दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है दोनों को मैच कराइए। क्या ईवीएम में डाली गई वोट और वीवीपैट में जो पर्ची मिली है, निकली है, दोनों की संख्या बराबर है या नहीं है। बहुत बड़ी बात है साथियों, ये सब बात सब लोग नहीं कर पाता, जबकि चुनाव आयोग इस मामले में जानते हैं क्या करता था, कहता था नहीं लेट होगा, देरी होगी, समय होगा। तो बहन जी ने कहा है कि इस काम में आपको भागना नहीं है। बहन जी ने कहा है कि ऐसा न करने का जो कारण इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया जाता है कि इसमें काफी समय लग जाएगा, जबकि इनका तर्क बिल्कुल भी उचित नहीं है। सही बताए बहन जी ने कहा है कि समय नहीं लगेगा, आप ये मत तर्क करिए कि उसकी पर्ची को गिनेंगे फिर इसमें गिनती करेंगे तो दोनों में जो है कि हाँ समय लगेगा। नहीं, बहन जी ने कहा है कि एक तरफ आप पर्ची को गिनवाइए, गिनती करिए, एक तरफ ईवीएम को गिनती करिए, दोनों को देखिए कि क्या जितना वोट ईवीएम में डाला गया है क्या उतनी पर्ची भी गिरी है या नहीं गिरी है। जब दोनों की गिनती हो जाएगी तो इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन गलत नहीं है, ईवीएम गलत नहीं है, क्योंकि अक्सर चुनाव मामले में कहीं ना कहीं सूझबूझ देखते हुए बात बढ़ जाती है। साथियों बहुत बड़ी बहन जी ने बात कही है, क्योंकि पहले ईवीएम से चुनाव होता था, वीवीपैट का जो नहीं लगता था, जो पर्ची नहीं दिखती थी, अब जो है कि पर्ची भी गिर रही है। इसलिए बहन जी ने कहा कि दोनों की गिनती बराबर होनी चाहिए, एक समय पर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आम जनता का विश्वास नहीं बढ़ेगा। साथियों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने एसआईआर का एक तरफ समर्थन कर दिया, दूसरी तरफ कहा कि प्रत्याशी अगर गलत हो तो पूरा दोष पार्टी पर नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो कहा है उन्होंने कि जो ईवीएम है या तो ईवीएम को बैन कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, या ईवीएम की गिनती होने के बाद बैलेट पेपर जो वीवीपैट पर्ची निकली है दोनों की काउंटिंग करने के बाद दोनों को मिलान करिए, दोनों बराबर है तो ठीक है, अन्यथा नहीं है। साथियों लेकिन दो जो पीछे की कहानी है, जो ट्वीट है, बहन कुमारी मायावती जी को लोग दोषी नहीं बना रहा है, लेकिन सबसे बड़ा दोषी बहन जी को यही बनाया जा रहा है कि एसआईआर के लिए एक तरफ पूरा देश का विपक्ष विरोध कर रहा है, बहन जी ने क्यों विरोध नहीं किया है, क्यों एसआईआर का समर्थन कर दिया है। तो साथियों आपको बता दूं कि समर्थन बहन जी हमेशा नहीं करती, कुछ सूझबूझ की बात करती है। पिछली बार जो लखनऊ में बहन जी ने कहा था कि मैं इस वर्तमान में चल रही सरकार का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद सुनने के बाद भैया पूरा विपक्ष परेशान हो गया कि ये बहन जी ने क्या कह दिया। लेकिन सबको जानना और समझना बहुत जरूरी है। बहन जी ने एसआईआर का इसलिए समर्थन कर दिया कि आप भले ही एसआईआर के लिए आप नहीं करते रहेंगे, लेकिन एसआईआर होके रहेगा। आपने खुद विरोध किया, बिहार में एसआईआर हो गया, उत्तर प्रदेश में विरोध शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हो गया। अगर बहन जी ने समर्थन नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग एसआईआर नहीं भरवाते और फिर उनका नुकसान हो जाता, वो मतदाता सूची में ना आ पाते। इसलिए बहन जी ने कहा कि हम एसआईआर का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जो तरीका है कि जो समय सीमा है उसको बढ़ा देनी चाहिए। ये लोग परेशान हैं बेचारे। साथियों लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया बहन जी को कि
जहां एक और पूरा विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक एसआईआर के खिलाफ है, वहीं आरएसएस के लोकतंत्र विरोधी डरावने मंसूबों से लड़ रहा है, जूझ रहा है। लेकिन बहन जी अपने तो सत्ता का एसआईआर के मामले में क्लीन चिट दे दी है। इससे विपक्ष की लड़ाई कमजोर होती है। इससे पहले भी बहन कुमारी मायावती जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का भी समर्थन दिया था। बहन जी सूझबूझ की नेता है। ऐसे ही नहीं बहन जी कोई जो है कि वो कर देती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नेता हैं, तुरंत मामला आया नहीं बस विरोध करना शुरू हो जाता है। उसको सोचने समझने की जरूरत है। साथियों, बाकी आपकी राय कमेंट कर बताइएगा, बहन जी ने क्यों ट्वीट किया और ट्वीट का क्या बेनिफिट होने वाला है, और ट्वीट से क्या आपको भी नाराजगी है या नहीं नाराजगी है, ट्वीट बहन जी ने सही किया है या गलत किया है, आप ही कमेंट कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए बटन को, इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी लोगों को जानकारी मिल जाएगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।